हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ हैं अंकित कुमार, जिन्होंने सीयूईटी 2022 में बहुत अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद सीयूईटी के बाद इनको जो कॉलेज मिला है वो है सेंट स्टीफेंस, जो आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज होगा नॉर्थ कैंपस का। सेंट स्टीफेंस मिरांडा हिंदू कॉलेज, ये वन ऑफ मतलब 2-3 ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के। बाकी बेस्ट कॉलेजेस हैं डीयू के। और इसके बाद इनका जो कोर्स रहा है वो बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस फिलोसफी। ठीक है। तो आज हम अंकित से जानेंगे कि उनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। अंकित के अगर स्कोर की बात करें तो इन्होंने स्कोर किया था 785 आउट ऑफ 800। जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने एक इंग्लिश दिया, इंग्लिश के बाद 3 डोमेन दिए थे, जो कि 3 डोमेन ही थे ना आपके। ठीक है, 3 डोमेन और एक हाँ इंग्लिश जी। लैंग्वेज। ठीक है, जनरल टेस्ट जरूरी नहीं होता है अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम में। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनके अंदर आपको जनरल टेस्ट देना होता है। बाकी बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए आपको ऑप्शन मतलब ऑप्शनल क्या ही, अगर बीए प्रोग्राम में एक वो होता है कि अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो आप एक डोमेन और एक लैंग्वेज दे के भी काम चल जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर तक ये था। ठीक है, अभी भी शायद यही है। तो आज हम लोग जानेंगे अंकित ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या सोर्सेस रेफर करे, किस तरीके से तैयारी की, सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, और उसके अलावा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए और कहाँ कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल होते ही हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स कराते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जानते हैं अंकित से। अंकित, आपने कैसे तैयारी अपना किया सीयूईटी का। ओके। सबसे पहले तो हेलो भैया एंड हेलो एवरीवन वाचिंग दिस। मेरा नाम है अंकित कुमार एंड आई एम 18 years old from वैशाली बिहार एंड currently pursuing BA program as भैया said from St. Stephen's College, University of Delhi. एंड सबसे पहले थैंक यू ड्रीम यूनिवर्सिटी को मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। एंड ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करी? वेल, इट्स अ लॉन्ग थॉट। बेसिकली बात ये है कि हमारे टाइम में काफी चीजें अनसर्टेनिटी थी। हमें एक्सपेरिमेंटल बैच कहा जाता है, वी आर द लैब रैट्स, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे बैच के साथ ही होते। एंड सीयूईटी वाज वन ऑफ देम। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन चाहे अनचाहे में शुरू होती है क्लास 12 बोर्ड से, क्योंकि सीयूईटी का जो मेजर कंपोनेंट है डोमेन्स, उसका सिलेबस स्पेशली ह्यूमैनिटीज का काफी कोइंसाइड करता है हमारे क्लास 12 सिलेबस से। तो उस समय सीयूईटी का कुछ अता पता था नहीं था इनिशियल 12th में। बट स्टिल हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को, अपने एनसीईआरटीज को। तो कहीं ना कहीं तो वो प्रिपरेशन हो ही रही थी कि हाँ, बाद में जाके कभी अगर सीयूईटी हुआ तो उसमें वो हेल्प करे। तो यहाँ से हमारी डोमेन्स की प्रिपरेशन शुरू होती है। और हमारे बोर्ड, हम एक ऐसे बैच है जिसके दो बोर्ड थे, टर्म वन एंड टर्म टू। टर्म वन तक सीयूईटी के बस हवा में बातें चल रही थी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एंड टर्म टू में खबर आती है कि हाँ, अब से एंट्रेंसेस होगी, बोर्ड्स की वैल्यू अब उतनी नहीं रही। तो उस समय एक मेजर धक्का लगता है, बिकॉज एवरीवन इन क्लास 12 विश की हम 95% प्लस लाए, 99% लाए, ऑल इंडिया रैंक वन लाए। इनफैक्ट मेरा भी सपना था। बट वो टर्म टू के बाद आते आते में ऐसा हो गया कि भाई, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर तुम अभी क्लास 12 में बोर्ड्स में टॉप कर लो, बट फिर वो तुम्हारा फायदा नहीं है, बिकॉज तुम्हें एडमिशन जो है वो सीयूईटी के बेसिस पे मिलेगा। तो मैंने अपना विजन शिफ्ट किया कि चलो ठीक है, थोड़ा हम कंट्रोल करते हैं। हमें ठीक है, 12th में टॉप नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं हम बाद में प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होंगे। तो वहां से मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी शुरू, स्टार्ट टर्म टू से। अब वहां पे अंतर क्या आता है, टर्म वन में हम जो प्रिपेयर कर रहे थे एंड टर्म टू में जो प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें अंतर क्या आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि अब हम विजन बड़ा कर रहे हैं। पहले सिर्फ हम डोमेन सिर्फ फोकस कर रहे थे, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, बिकॉज बोर्ड्स टर्म टू में लिखने होते हैं। बट सीयूईटी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आपको माइनर से माइनर डिटेल्स पे ध्यान देनी होती है। आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना होता है। एंड वन ऑफ थिंग विच मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ो तो सिर्फ जो मेन बॉडी है वो मत पढ़ो। साइड में जो बॉक्सेज है, टेबल के नीचे जो कंटेंट है, फिगर्स में जो कंटेंट होते हैं, जो डेटा होता है वो, क्योंकि अगर सीयूईटी क्या है, बस एक एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, तो अगर उनको उस एग्जाम को हार्ड बनाना है, डिफिकल्ट बनाना है, तो व्हाट एनटीए एल्स कैन डू कि वो बॉक्सेस को टारगेट करे। तो मेरे दिमाग में था, तो वही एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। एंड कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की लाइनें सीधे उठ के आ जाती है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, तो वो रीडिंग आपको हेल्प करती है। तो ये उसके बाद मैंने इंग्लिश पर फोकस किया, क्योंकि लैंग्वेज मेरे पर इंग्लिश था। अब इंग्लिश में भी दो तीन चीजें होती है। पहला हो गया आपकी वोकैबलरी, दूसरा हो गया आपका ग्रामर, एंड तीसरा हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पार्ट है
उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि उससे आपको नए नए वर्ड्स भी जानने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उसको पढ़ते हो, जो कि इसकी इंग्लिश बहुत सही होती है न्यूज़पेपर की स्पेशली, तो अगर उसके बाद अगर कोई गलत चीज पढ़ोगे जिसमें आपको एडिटिंग ओमिशन आए, तो वो लग जाएगा कहीं ना कहीं, गट फीलिंग आएगी ये शायद सही नहीं। और गट फीलिंग के हिसाब से आप जब ऑप्शन टिक करोगे तो आपका काफी सही है। नॉवेल्स की आदत मुझे नहीं थी, बट जिसको भी है kudos to them, आप लोग प्लीज उसको कैरी ऑन करें। बात करते हैं वोकैबलरी की, कि बच्चे का ही परेशान होता है कि भैया वोकैबलरी इनडेफिनिट है, कहाँ तक पढ़े, कितनी पढ़े। तो आई वुड से कि अपने का जो वर्ड स्टॉक है वो अराउंड अगर 1500 के या 1600 के आसपास रखोगे तो आपका काम काफी आसान होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बुक है जो मैंने रेफर करी थी, वो है वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी को भी पढ़ने का एक तरीका है कि उसका एक एडिशन आता है, जो कॉमन एडिशन है, जिसमें हमें पैसेज में या उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव तरीके से सिखाया जाता है। दूसरा एडिशन है उसका, जिसमें लास्ट में आपको लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो एड्रेस में आपको सामने आ सके। वो एंट्रेंस ओरिएंटेड ही है, तो बस उसको बार बार पढ़ लो, उसको बार बार पढ़ लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बेसिक स्टॉक ऑफ 1000 to 1500 वर्ड्स को रखो, आपका वोकैबुलरी काफी आसान हो जाएगा। आई वुड नॉट से कि वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज वो इंडेफिनिट है, वो सागर है, वो कभी खत्म नहीं होना। एंड थर्ड चीज आया आपका ग्रामर। तो ग्रामर के रूल्स, मैं काफी कंसर्न था ग्रामर के रूल्स को लेके, जितने क्वेश्चंस आए नहीं एग्जाम में। बट हाँ, मैं काफी कंसर्न था, मैंने ग्रामर के रूल्स को काफी अच्छे से पढ़ा था, मैंने रटे थे, बिकॉज मैंने पढ़ाई करी थी इंग्लिश के लिए रियली सी। एंड जनरल टेस्ट मैंने दिया नहीं था। डोमेन्स का मैंने बता दिया, मेरे पे 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज का मेरा मार्क्स जुड़ा। डोमेन्स वर हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। एक और डोमेन मैंने दिया था सेफ साइड पे रहने के लिए, वो था इकोनॉमिक्स। एंड सो या, ये था मेरा मोटा मोटा सीयूईटी का प्रिपरेशन। ओके अंकित, सो जैसा लास्ट में अंकित ने बताया सेफ साइड पे रहने के लिए, उसका मतलब ये है कि अभी तो एग्जाम जो 2023 के बच्चे हैं उनका तो फॉर्म फिल हो गया है, लेकिन अगर 2024 में कोई 24 के एस्पिरेंट्स कोई अगर देखेंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सेफ साइड रहने का मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 डोमेन ही कंसीडर करेगी। आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो आपके जो भी टॉप 3 होंगे वो काउंट होंगे। तो जैसा कि अंकित ने बताया कि अंकित ने अगर 4 दिए हैं तो 4 में से 3 काउंट होंगे, बेस्ट जो भी 3 होंगे। ठीक है, इन केस किसी एक में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वो बाकी के 3 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ होता है। इसके बाद अंकित आप एक बात बताइए कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे कितना फोकस किया? आपने क्या कोई अलग से बुक्स ली थी या फिर एमसी मतलब अलग अलग सोर्सेज से आपने एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज या इस टाइप से कुछ अटेम्प्ट किया था? ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज, तो मैं कंपोनेंट वाइज बात करूंगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उसमें जो भी आरसीज है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके लिए मैंने bodhaprep.com, जिसमें ये होता है कि टीचर आपके साथ सॉल्व करता है, एंड वो आपको बताता है कि इसका आंसर ये है, ये है। उसकी दो दो टेक्निक्स भी है। पहला टेक्निक जो मैंने एक्चुअली एग्जाम में फॉलो किया था वो कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद तुम जाओ पैसेज पे। इससे क्या होगा कि तुम्हें जैसे ही कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी क्वेश्चन और पैसेज में, तुम्हें स्ट्राइक करेगा और तुम आंसर तुरंत से कर पाओगे। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप पूरा पैसेज पढ़ो। और तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप स्किमिंग टेक्निक करो, कि आप डायगोनली पेपर को पढ़ो, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। स्किमिंग में ये होता है कि आप कीवर्ड्स को पकड़ो, उसको सॉर्ट ऑफ हाईलाइट कर लो, आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किस बारे में, एंड देन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो ये सब bodhaprep.com से आप प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। टॉकिंग अबाउट डोमेन्स, तो सिंस हमने टर्म 1 दिए थे, तो टर्म 1 के टाइम में मैंने सैम्पल पेपर्स खरीदे थे। बेसिकली वो एडुकार्ट के थे एंड ओसवाल के। तो मैंने उसको बाद से रीसॉल्व किया। मतलब टर्म 1 के टाइम में सॉल्व किया ही था, बट मैंने उसको इरेज करके रीसॉल्व किया, एंड दैट रियली हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइजेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीधे उठ के आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सीयूईटी के पूरे प्रॉपर मॉक्स, तो एक ऑनलाइन कोर्स में था मैं, एंड तो उसके मॉक्स मैंने काफी प्रिपेयर की थी, एंड दैट रियली हेल्प। तो ये था मॉक्स की इंपॉर्टेंस, और रियली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि लास्ट डेज में जो आपके 20 दिन अगर बच गए, तो 20 में से आई वुड सजेस्ट कि 12 दिन आप ऐसा रखो कि आप मॉक्स को एकदम दिन का सेंटर बना दो, कि सुबह में 2 घंटे रिवीजन किया किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का आई वुड से, और बारह पूरे दिन आप 3-4 दिन 3-4 घंटे मॉक्स, 3-4 पेपर्स ऑफ मॉक्स सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज में कि जब आप मॉक्स दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ दो। बिकॉज होता क्या है कई बार कि मेरे कई दोस्त आईआईटी जेईई के प्रिपेयर कर रहे थे, एंड आफ्टर एग्जाम दे वुड से कि भाई प्रेशर बहुत आ गया था,
भाई प्रेशर इसलिए आ गया था क्योंकि तुमने उस तरह की प्रैक्टिस की नहीं थी। एग्जाम टाइम में जब आप बाकी लोगों को देखोगे, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगा, आप हो सकता है पूरा पसीने छूट जाए आपके। बट अगर आप सेम चीज को हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रेशर लेने की आदत हो जाएगी, एंड एग्जाम टाइम में आप अनप्रेशराइज हो गए, एंड यू वुड से कि डेली का काम है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट ओके। तो जैसा कि अंकित ने इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यू पे बात किया, तो एमसीक्यू सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने कंटेंट सारा कुछ पढ़ लिया होता है। तो मेन जो चीज़ होती है वो होता है एग्जाम के पैटर्न से यूज टू होना। ऐसा ना हो कि आप जाके, आपने कभी एमसीक्यू किए ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी है, आप जाके डाउट में पड़ जाएं कि भाई कैसे कुछ जैसे कोई कंफ्यूजिंग आ गया, या फिर कोई भी ऐसा, क्योंकि आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि आप सीधे कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम पे बैठ जाते हैं, तब भी आपको एक कॉन्शियसनेस रहता है कि भाई मैंने तो कभी किया नहीं है। तो उसके लिए यूज टू होने के लिए आप पहले से ही प्रैक्टिस करते रहें। और उसके लिए स्पेशली ठीक है, अगर आप बुक्स वुक्स कोई मिलते हैं तो वो ले लेते हैं, अच्छा, वेल एंड गुड। बाकी मैं तो कहूंगा कि आपको जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल रही है अवेलेबल, हम लोग भी कराते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ठीक लगे तो वो आप ले सकते हैं, कोई भी वर्क हो, मतलब ठीक ठाक प्लेटफॉर्म हो और अच्छे नंबर में मॉक्स देता हो, ताकि आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप एनरोल करने कर लें। और डेली के कुछ जो भी आप डोमेन दिए हैं और जो भी आपने लैंग्वेज दिया है और जो भी आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसका एक एक मॉक लास्ट के एटलीस्ट एक महीने में आप देते रहें। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप जितना मॉक्स दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये 2023 के, बाकी 24 के बच्चे तो अच्छे से अपना मॉक्स वगैरह लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अंकित आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई ऐसे चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस? अभी हमने तैयारी के फेज की बात कर ली, क्योंकि लास्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था सीयूईटी, तो मैंने देखा लास्ट ईयर, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों से भी कनेक्टेड थे लास्ट ईयर भी और अभी इस साल भी। तो उनका जो मेन प्रोसेस, जो मेन प्रॉब्लम्स आई थी, तैयारी तो एक बार को उन्होंने कर ली, क्योंकि बोर्ड्स में तैयारी करा था, उसके बाद एमसीक्यू वगैरह भी कर लिया था। लेकिन जो मेन दिक्कतें आई थी वो प्रेफरेंस फिलिंग में, या फिर आपका जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कतें आई थी स्टूडेंट्स को। तो क्या ऐसी कोई समस्याएं आपको भी फेस करनी पड़ी, और अगर फेस करनी पड़ी तो आपने उनका कैसे सॉल्यूशन निकाला, कहाँ कैसे आपने उनको फिगर आउट किया? ओके। तो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज बच्चों ने फेस करी, मैंने फेस की, लकीली आई वुड से मैं थोड़ा सेफ टाइम पे था, क्योंकि आई वुड से लकी था, क्योंकि मेरे ऑन द टाइम पे सेंटर्स चेंज नहीं हो जा रहे थे, जो कि काफी बच्चों के हो जा रहे थे। एंड कई का तो मैंने ये देखा कि स्लॉट वन किसी और सिटी में है, स्लॉट टू किसी और सिटी में है, और दोनों के एग्जाम एक ही दिन में। तो ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। एंड मैं काफी लोगों को ये बोलता हूँ कि पिछले बार सीयूईटी का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट जो सीयूईटी एग्जाम था ओवरऑल, वो काफी डिफरेंट डिफिकल्ट था, कि हर चीज अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट एडमिशंस में डिफिकल्टीज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ता है। तो सबको लगता है कि क्योंकि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है तो एक ही फॉर्म भरो, सब तुम्हारा काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। पहले आप सीयूईटी का फॉर्म भरते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो, फिर आप कॉलेजेस के फॉर्म भरते हो, विद कोर्सेज का फॉर्म भरते हो। तो ये सब थोड़ा आपको रेड टेपिंग करना पड़ेगा। थोड़ा टेडियस प्रोसेस है, कि लगता है कि यार कब खत्म होगा, कब कॉलेज में जाए। और हाँ, ये होता है ऑफिशियल टेक्निक। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई दिक्कत मुझे इन पर्सन फील नहीं हुई। एक चीज मैं जरूर नोटिस करूंगा कि जो प्रेफरेंस लिस्ट थी, वो काफी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज होता क्या है कि आपको थोड़ा, अगर मान लो आप 780 या 790 प्लस लाते हो, 800 लाओ तो बात ही अलग है, बट 780 टू 790 प्लस लाते हो तो आप एक सेफ साइड पे हो, आपको अपने ड्रीम कॉलेज मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। बट उसमें भी आपको रिस्क नहीं लेना है कि ठीक है मैं अपने दो तीन प्रेफरेंस भर दी, उसके बाद मेरा काम हो गया। वैसा नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 785 आया, जो कि काफी सेफ स्कोर था, मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिल रहा था। बट फिर ही मैंने 50 ऑप्शंस भर के रखे, क्योंकि बैकअप होना काफी जरूरी है। इतना भी तुरंत खान आपको नहीं बनना है कि भाई मैंने कर दिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई, आपको अपने बैकअप ऑप्शंस रखने हैं। तो मैंने 50 रखे थे, आपकी मर्जी, आपको जो जो रखना है। बस हाँ, लास्ट के प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने ऐसे कोर्सेज डाले हैं जो मुझे मिल भी गया तो भी मैं नहीं करूँ, बट स्टिल आप उसको डालो, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो सकता है। एंड इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है और हाँ, एक चीज और, एक डिफिकल्टी जो काफी फेस करनी पड़ी बच्चों को, वो थी सिमुलेटेड रैंक। ये जब आई थी तो सबके होश उड़ा दिया, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जिसके 800 में से 800 आए थे सीयूईटी में, एंड सब तो श्योर है कि भाई उसको तो मिलना ही। बट उसके भी सिमुलेटेड रैंक में उसको रैंक 23 दी हुई है। अब यहाँ पे एक ट्रिक आता है कि एनटीए ने कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज यू का एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके कोई बच्चों के सेम स्कोर आते हैं तब हम बोर्ड्स के मार्क्स कंसिडर करेंगे। एंड बोर्ड्स के मार्क्स उसके अराउंड 97% थे,
और बाकी जो आगे के 22 बचे थे उनके 98 99। तो अगेन मैं यहाँ भी बोलना चाहूंगा कि बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस भाई खत्म नहीं हुई है, स्पेशली ड्यू के कंसर्न में। अपार्ट फ्रॉम दिस यही है। एंड प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे से भरो, दिल खोल के भरो, तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है उसमें। एंड दूसरी चीज, सिमुलेटेड रैंक पे भरोसा नहीं करना। इनफैक्ट मेरा भी सिमुलेटेड रैंक 94 आया था डिफेंस के लिए, ये प्रोग्राम के लिए। बट मैं अंडर 30 में आ गया, जनरल कैटेगरी में आ गया। तो उससे थोड़ा बच के रहो, दैट्स इट। ओके, तो जो चैलेंजेस की बात करी, मेन चैलेंज जो है वो है आपका जो प्रेफरेंस फिलिंग है। ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग के दौरान हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको एड्रेस किया जाएगा। उसके लिए आप अभी परेशान ना हो, जो भी 2023 में अपियर होने वाले हैं। अभी आप मेनली अपने एग्जाम पे फोकस करें, बाकी जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब फॉर्म आएगा ड्यू का, तो वी विल गाइड यू अबाउट दैट। ठीक है, उसके बाद जो साइमुलेटेड लिस्ट की बात है, उसमें अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी होती है तो उसमें द सीन इज की, जैसे अगर आपसे ज़्यादा वाला भी कोई स्टूडेंट है तो उसने भी वो कोर्स भरा हुआ है। ठीक है, तो जो जैसा अंकित ने बताया कि रैंक ज़्यादा दिखा 95 है जो भी दिखा रही थी, तो वो रीज़न ये होता है कि जो भी अंकित से ज़्यादा स्कोर वाले हैं उन्होंने भी वो कोर्स फिल किया है। भले ही उनको हिंदू में चाहिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, लेकिन वो सेफ साइड रहने के लिए जैसा प्रेफरेंस में बताया कि मैक्सिमम ऑप्शंस आपको यूज करने हैं, तो वो सेंट स्टीफंस का बीए प्रोग्राम भी फिल किया है उन्होंने, जो कि अंकित की टॉप चॉइस थी। ठीक है, तो इस तरह से साइमुलेटेड रैंक जो होती है वो ज्यादा बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो जो आपकी प्रेफरेंस है वो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बाकी इन चीजों पे हम लोग डिटेल में बात करते रहेंगे जब भी आपका प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा या फिर साइमुलेटेड रैंक आएगी आपकी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अंकित से जानते हैं कि आपकी टिप्स क्या रहेंगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। कौन सी ऐसी टिप्स बताएंगे आप जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, जिससे उनका स्कोर जो भी जितनी भी तैयारी है उससे बेटर स्कोर या जो भी इम्प्रूव कर पाए, या फिर जो फ्यूचर एस्पिरेंट 2024 में अपियर होने वाले हैं, तो वो किस तरह से स्टार्ट करके अपना जो सीयूईटी में एक्सेल कर पाए, क्योंकि आप तो टॉप स्कोर किया है, आपने टॉप स्कोरर्स में से रहे हैं आप। ठीक है, तो आपकी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए। ओके। सो दो तीन चीजें इस पे बच्चों को काफी ध्यान देना है। नंबर वन, भाई अगर आपको डीयू आना है तो बोर्ड्स की वैल्यू अभी भी है, क्लास 12 की वैल्यू अभी भी है। तो ट्राई करो उसमें भी अपना मैक्सिमम स्कोर करने का। ये नहीं कि आप एंट्रेंस आ गया है, एंट्रेंस दे देंगे, उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे, चले जाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज। ऐसा नहीं होने वाला, आपको बोर्ड्स पे अभी भी ध्यान देना होगा। लॉजिकली बात भी यही है कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपके जो सीवीटी के डोमेन्स है उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रही है भाई, तो उस पर फोकस रखो अभी। दूसरी चीज, आप ट्राई करो जितना हो सके उतनी बार रिविजन करो। एक बार अगर आपने चीजें पढ़ ली, वेल एंड गुड, उसको तीन बार रिवाइज करो। जो टेक्निक है 3, 5, 7, 21, ये जो ऑड नंबर्स वाली टेक्निक है मैं फॉलो करता था, आप भी फॉलो कर सकते हो। कि कोई भी चीज पढ़ ली उसको 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 13 दिन बाद रिवाइज करो। और जब आप 21वें दिन रिवाइज करोगे तो वो राउंड आपका, मान लो शुरू में 2 घंटे लग रहा था, बाद में आपके शायद 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे। बट रिविजन से वो काफी चीजें काफी स्ट्रांग हो जा रही है। इसी चीज मैंने बातों में बोला, एनसीईआरटी पढ़ो तो एक एक कोने को पढ़ो। मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ा था हिस्ट्री का, तो मेरे जब भी मैं कोई क्वेश्चन याद करने की कोशिश करता था, आंखें बंद किया, आई वुड नॉट से कि ये सबके साथ होता है बट मेरे साथ हो रहा था, कि मैं पूरा पेज दिखता था। यहाँ पे ये फोटो है, यहाँ पे ये टेबल है, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कौन सा फोटो कहाँ है, ये सब चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो ऐसे रिवाइज करो। अपार्ट फ्रॉम दिस रिविजन में भी दो पार्ट, एक है थ्योरी पोर्शन, एक है थ्योरी पार्ट, दूसरा है मॉक पेपर्स। थ्योरी पार्ट के लिए आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो, रीडिंग डाल सकते हो। मॉक पेपर्स के लिए मुझसे कि जो मैंने सोर्सेज बताए, और प्रेफर्ड आपके जो सोर्सेज है या आप किसी कोर्स में एनरोल्ड है, उसके मॉक्स को अच्छे से करो। मॉक्स से बच्चों को एक दिक्कत ये होती है कि भैया स्कोर कम आ रहे हैं, मॉक्स में कम आते हैं, बच्चे हताश हो जाते हैं। बट ऐसा यही बोलूंगा कि भाई मॉक्स तुम्हारे इंप्रूव करने के लिए, अगर तुम्हें कोई गलत चीजें आ रही है, गलत आंसर्स दे रहे हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जब आपके लास्ट डेज आएंगे प्रिपरेशन के, तो उसको बार बार एक बार रिवाइज कर लेना कि अच्छा यहाँ यहाँ गलती है वो। एंड अगेन एक सच बात है कि मॉक पेपर्स जो होते हैं वो आपके एक्चुअल एग्जाम से थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, ताकि आपको वो सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर सके। उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे आने लो, उसको ऐसे लो। बट हाँ, सिंसियरिटी रखो। ये नहीं कि म्यूजिक सुनते सुनते दे रहे, खाना खाते खाते मॉक्स दे रहे, ये नहीं। पूरी सिंसियरिटी के साथ रखो ताकि आपको एग्जाम में प्रेशर ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि मेहनत करो यार, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड खुद पे भरोसा रखो। तो ये चीज मेरी थी कि अगर आप, कोई आपको बोल रहा है कि ये यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे को तो 800 में से 800 ही लाना पड़ेगा, बोर्ड्स में 100 लाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। बात सुनो सबकी, करो अपने मन की, मैं ये फॉलो करता हूँ। तो जो भी आपका है आप उस पर ध्यान दो, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, खुद पे भरोसा रखो, इज रियली इंपॉर्टेंट।
एंड मैनिफेस्ट करो यार, अगर आपको कोई ड्रीम कॉलेज जाना है तो उसकी पेंटिंग बनाओ। मैंने पेंटिंग बनाई थी स्टीफेंस की, एंड बाद में मैं जब उस कॉलेज में गया तो वो काफी नॉस्टैल्जिक मोमेंट था कि अच्छा जिसकी पेंटिंग बनाई थी वो आज मेरे सामने। वो सब चीजें हैं, भरोसा रखो एंड गुड लक। चलिए, थैंक यू सो मच टिप्स देने के लिए। बाकी जैसा कि अंकित ने बताया कि एनसीईआरटी या बोर्ड, जैसे बोर्ड का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि उसकी परसेंटेज का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया है, बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस अभी भी है। क्योंकि जैसा कि लास्ट इंटरव्यू में भी आप देखेंगे, और अंकित का भी आपने जो एक्सपीरियंस है वो बताया है। लास्ट जो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, 800 आउट ऑफ 800 विदिता का, उन्होंने भी सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया, और उन्होंने बताया जो इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने मेन जो प्रिपरेशन किया था वो बोर्ड्स का ही किया था। तो बोर्ड से जब आप टॉप कर सकते हैं, आप टॉप कॉलेज में तो जा ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यू माइट बी वन ऑफ द टॉपर्स इवन विदाउट एनी पर्सनल कोचिंग, ओके। बस ये है कि जो आपका सिलेबस है 12th का, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रख के करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू सारे टॉपर्स ने बताया कि एमसीक्यू सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप वेरियस प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज है, हम भी कंडक्ट कराते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सेंट स्टीफेंस मिलने के लिए। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई? या कैसा आपको वहाँ का एक एनवायरनमेंट जो है, टीचर्स फैकल्टी वहाँ का कैसा है, बाकी एनवायरनमेंट कैसा है ना, उसके बारे में आप बताएं स्टूडेंट्स को कि कैसा आपको लगा सेंट स्टीफेंस मिलने के बाद। जब आपका एक सेमेस्टर से ज़्यादा हो चुका है तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? वेल जब भी मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टीफेंस मिल गया आपको एंड फाइनली कैसा लग रहा है, तो मैं काफी डर जाता हूँ कि भाई मेरे को अब सब बोलना ही है इसको, मेरे को कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि एक एक चीज जो मैंने सोची थी है वो मैं एक्चुअल देख रहा हूँ। तो वो काफी नॉस्टैल्जिक सा होता है, काफी आई बिलीव कि मैनिफेस्टेशन काफी इंपॉर्टेंट है एज ए सेट। तो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन कि स्टीफेंस में आने के बाद क्या क्या चीजें बदली है, क्या क्या चीजें लग रही है, तो मेरा स्टीफेंस को नंबर वन पे रखने का तीन चार क्राइटेरिया थे। नंबर वन, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी मेरे लिए मायने रखती है। दूसरी चीज, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, सिंस मैं अकेडमी में तो हूँ, बट मेरा एक काफी बड़ा इंक्लिनेशन है करिकुलर एक्टिविटीज पे। मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आर्ट्स रिलेटेड काफी चीजें मुझे पसंद, तो मुझे लगा कि ये भी मुझे एक्सपोजर चाहिए और वो टीयू के टॉप कॉलेज में आपको मिलते, नो वरीज। एंड तीसरी, इसकी जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम इन लव विद माई कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी ऑनेस्ट। एक एक चीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल बात इसकी ये है कि ये डीयू का सबसे बड़ा कैंपस वाला कॉलेज, एक 70 एकर्स के अराउंड, और स्टूडेंट्स इसमें सबके सबसे कम है। 1200 स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब मिला के। तो वहाँ पे शांति काफी रहती है, एंड ग्रीनरी तो ऑफकोर्स आपको नॉर्थ कैंपस के वाले कॉलेज में मिलेगी। एंड दिस है, अब बात करते हैं फैकल्टीज की, तो या पहले दिन मैं काफी सरप्राइज था बिकॉज मैं इतने, आई वुड से ओल्ड बट काफी एजेड प्रोफेसर थे यहाँ पे, 30 साल 40 साल से जो पढ़ा रहे हैं। एक समझ जब मैं पैदा नहीं था तब से वो इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और मैं अब इस कॉलेज को मैनिफेस्ट करके यहाँ पे आया हूँ, तो वो काफी नई चीज थी। बट हाँ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एक्सपोजर है, डांस में हो, म्यूजिक में हो, हर दिन कोई ना कोई आईएएस आता है, हर दिन, आई वुड से हर दिन, बट रेगुलर डेज पे कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, फिल्म मेकर आते हैं। भाई तुम्हें सब चीज मिलेगा यहाँ पे, डीयू के टॉप कॉलेज में तो सब चीज मिलेगा, बस अपने मेहनत पे ध्यान दो। एंड यस, स्टीफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली मेरा प्यार है, आई वुड से उसको जब से दूर से देखोगे तुम्हारी आंखों में वो चमक आएगी कि हाँ मैंने मेहनत की है, एंड फाइनली मैं आज यहाँ हूँ। दैट्स इट। आप भी मेहनत करो, आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। ऑल द बेस्ट। ओके, सो फाइनली कंक्लूजन ये है कि आपको मेहनत करना है, टॉप कॉलेज आपसे दूर नहीं है। अगर आप 23 के एस्पिरेंट्स हैं तो बहुत ही पास है, ठीक है। जितना भी आप जो भी मेहनत कर सकते हैं करिए। बाकी 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास इनफ टाइम है, तो अभी से आप एक सपना देखिए कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है। कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे बस डीयू में जाना है, क्योंकि डीयू में अराउंड 90+ कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो सब बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है, लेकिन जो मेजरली कॉलेज हैं, जो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, मेजरली जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें सारों में ही बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी, हर एक डीयू के कॉलेज में वेरियस सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। केवल पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई के अलावा आपका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो डीयू के कॉलेजेस में कराया जाता है। चाहे आप, आपकी कोई भी स्किल है, आप थिएटर करना चाहते हैं, आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप डांस में जाना चाहते हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए अलग से एक विंग होता है। जो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं विंग होता है, या सोसाइटी कह लीजिए आप उसको।
जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियस टॉक्स कंडक्ट कराने के लिए, जैसा अंकित ने बताया कि वहाँ पे वेरियस आईएएस यूपीएससी एस्पिरेंट जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं वो आते हैं। तो वही रीजन है, क्योंकि वेरियस सोसाइटीज होती हैं तो वो इनवाइट करती हैं उनको टू गाइड द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तब भी, चाहे आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो हर तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे, जर्नलिस्ट से लेके नेताओं से लेकर, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं वेरियस पार्टीज से अक्रॉस द पार्टी लाइंस। ठीक है। तो ऐसा कोई भी डिसिप्लिन नहीं है जिस नहीं आते हैं आप, ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ाई पढ़ाई रहेगा। ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बाकी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना टॉप कॉलेज होगा उतना ये सब फैसिलिटीज थोड़ा सा क्वालिटी लेवल पे होंगी, होती ऑलमोस्ट सब में है, लेकिन जितना अच्छा कॉलेज होगा, क्योंकि जो भी जितने बड़े लोग होते हैं वो ब्रांड देख के ही आते हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से आपको कोशिश करना है कि आप टॉप कॉलेज में पहुंचे। ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी जो भी क्वेरीज थी, सारा कुछ क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट टाइम ड्रीम यूनिवर्सिटी को विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एक होलिस्टिक अप्रोच पता लगे कि किस टाइप का डीयू में एनवायरनमेंट है, या सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जो कि आपके चाहे प्रेफरेंस को लेके हो, चाहे साइमुलेटेड लिस्ट जो आती है, आपकी रैंक आती है, उसके रिगार्डिंग हो। मुझे लगता है कि काफ़ी वेरियस वास्ट टॉपिक्स पे हमने बात करी है, केवल सीयूईटी की प्रिपरेशन को ना लेके। ठीक है। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। बाकी थैंक यू सो मच अंकित फॉर कमिंग एंड गाइडिंग द फ्यूचर एस्पिरेंट्स ऑफ सीयूईटी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें 860 के अराउंड मॉक टेस्ट हैं वेरियस डोमेन्स को लेके, वेरियस जो लैंग्वेजेस हैं, 5-6 लैंग्वेजेस हैं, उसमें जनरल टेस्ट है। तो वो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए इंटरव्यू या फिर नई गाइडेंस वीडियो के साथ। बाय टिल देन, थैंक यू। थैंक यू सो मच।